पर कहीं नहीं मिलेगा। विज्ञान के इन टॉपिक्स का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विकिरण का कोई भी प्रश्न हो आप देखते ही उड़ा देंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों, जहां आप जान पाएंगे विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां और उससे संबंधित प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विकिरण से संबंधित थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आप प्रश्न को देखते ही चुटकियों में कैसे हल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये हम सबसे पहले शुरू करते हैं परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश की किरण चमकदार वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिस माध्यम से वह आती है। जैसे कि यदि वो वायु से आती है तो चमकदार वस्तु से टकराने के बाद वायु में ही वापस चली जाती है। यदि वो जल से आती है तो टकराने के बाद जल में ही वापस चली जाती है। तो इसी घटना को परावर्तन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस चित्र में क्या है, ये किरण आ रही है और इस जगह से यानी कि चमकदार वस्तु से टकरा रही है। टकराने के बाद ये इधर की साइड में जा रही है। तो इसी घटना को परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी माध्यम हो सकता है, या तो वायु हो सकती है या कांच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये चमकदार वस्तु होगी हमेशा। चमकदार वस्तु में क्या हो सकता है, जैसे कि कांच हो ये दर्पण हो सकता है, और तेल लगा कागज़ हो सकता है, पॉलिशदार बर्तन हो सकता है। ये सब चमकदार वस्तुएं होती हैं। इसे ही हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या होता है, जो किरण आ रही है उसे बोलेंगे आपतित किरण। जो किरण टकराने के बाद यहाँ से जा रही है उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। इन दोनों की जगह यहाँ पर एक ना इस तरह से डंडा खींच दिया जाता है, अभिलंब खींच दिया जाता है, जिसे अभिलंब कहा जाता है। और यहाँ पर ना अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कोण बनता है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पर इधर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं और इसे आर से दर्शाते हैं। बस इन दोनों में यही है। और इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इन दोनों के मान सदैव समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। यही परावर्तन था। परावर्तन का टॉपिक खत्म। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है अपवर्तन। तो दोस्तों अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण हमेशा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी, तभी अपवर्तन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये माध्यम एक है, एक मिनट रुकिए ज़रा। देखिए यहाँ पर जैसे माध्यम एक है और यह माध्यम दूसरा है। ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली, ये ना दूसरे माध्यम की बाउंड्री है। इन दोनों माध्यम को अलग करती है बाउंड्री ये। जैसे यहाँ पर वायु हो सकती है तो यहाँ पर कांच हो सकती है, यहाँ पर जल हो सकता है तो यहाँ पर कांच या वायु या ग्लेशियर कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ का माध्यम और यहाँ का माध्यम अलग अलग होगा। और प्रकाश की किरण यहाँ से इस माध्यम से हमेशा इस माध्यम में एंट्री करेगी, जबकि परावर्तन में क्या था, टकराने के बाद यहाँ से वापस जा रही थी इस तरह से। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करेगी हमेशा, तभी अपवर्तन होगा। तो देखते हैं हम अपवर्तन कहते किसको हैं, आइए जानते हैं इसको। तो अपवर्तन में क्या होता है, एक मिनट रुकिए। अपवर्तन में क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो वो जो है ना अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। विचलित मतलब जैसे ये किरण यहाँ से जा रही थी इस तरह से, सीधी जाना चाहिए था इसको, ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये सीधी ने जाकर यहाँ को मुड़ गई। बस यही अपवर्तन है। ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है, माध्यम दो तरह के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम।
सघन माध्यम कोई सा भी हो सकता है। सघन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। विरल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कोई सा भी सघन विरल हो सकता है। इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा सघन होगा कौन सा विरल होगा। अब हम जानते हैं कि सघन माध्यम होगा कहेंगे किसको, तो ऐसा माध्यम जिसमें घनापन ज़्यादा हो वो सघन माध्यम होगा और जिसमें घनापन कम हो वो विरल माध्यम होगा। जैसे हम वायु और कांच में कंपेयर करें तो कांच जो है ना सघन माध्यम है वायु की तुलना में, और वायु विरल माध्यम है कांच की तुलना में। यदि हम जल और वायु को देखें तो यहाँ पर जल जो है सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। तो जो भी माध्यम जिस माध्यम के अंदर घनापन ज़्यादा होगा वो सघन होगा, जिसमें घनापन कम होगा वो विरल होगा। तो कोई भी माध्यम हम सघन है या विरल है दूसरे को देखकर बताते हैं, दूसरे माध्यम को देखकर ही डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा माध्यम सरल है सघन है कौन सा विरल है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे, तो आइए जानते हैं इस वाली बात को हम अगले चित्र द्वारा समझते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो चित्रों के द्वारा हम इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए पहले चित्र में क्या है कि यहाँ पर विरल माध्यम है और यहाँ पर सघन माध्यम है। सघन माध्यम समझते हैं, यानी कि ये जो है ना यहाँ घनापन ज़्यादा है, सॉरी यहाँ घनापन कम है और नीचे वाले में घनापन ज़्यादा है, इसलिए सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। इधर देखिए दूसरे चित्र में ये सघन माध्यम है, यानी कि यहाँ पर घनापन ज़्यादा है, और ये विरल माध्यम है यानी कि यहाँ पे घनापन कम है। तो माध्यम कोई से भी हो सकते हैं, बस सघन विरल का ही मैटर करता है इसमें। इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, एक मिनट रुकिए। इसमें क्या है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हमेशा अभिलंब के पास आ जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हमेशा अभिलंब से दूर हट जाती है। अपने मार्ग से तो विचलित होगी है ना, लेकिन कहीं कहीं पे वो किरण पास आएगी अभिलंब के, तो कहीं कहीं पे दूर जाएगी। ठीक है, तो ये आप नियम देख लीजिए क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है पेपर के अंदर। इसके दो नियम होते हैं, यानी कि अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो परावर्तन के समान ही है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात जो है ना, एक अनुपात जो है नियत होता है जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। तो समझ गए दोस्तों, और दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप ये वाली बात समझ गए होंगे। तो हम अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारे पास है, तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि ये जो है ना अपवर्तन का ही एक विशेष रूप है। इसमें क्या होता है कि जब हमने अपवर्तन में देखा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि हम ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण है ये वाला, इसको यदि हम बढ़ाते जाएं, ये बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर अपवर्तित कोण का मान बढ़ता जाता है, और बढ़ाएं तो और बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये वाला कोण जो है अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जब 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। यदि हम क्रांतिक कोण यानी कि आपतन कोण का मान और बढ़ा दें तो ये किरण जो है ना दूसरे माध्यम में नहीं जाकर इसी माध्यम में ही वापस लौट जाएगी, और जब ऐसा होगा तो इसी घटना को हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से हमेशा विरल माध्यम में जाती है, और विरल माध्यम में जाने के बाद हम यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो ये किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है, दूर हटती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो है ना अंदर ही अंदर मुड़ जाती है, अंदर ही अंदर वापस चली जाती है,
तो इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इन 2 नियम के कारण ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाता है। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए, तभी ये घटना हो सकती है। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी ये किरण जो है ना दूसरे माध्यम में न जाकर अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। तो इसके ये 2 नियम थे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है कि प्रकिरण। प्रकिरण में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में जाती है जहाँ धूल के कण, धुएं के कण यानी कि सूक्ष्म कण मौजूद हों, तो वहाँ पर ना किरण उन कणों से टकराने के बाद ना सब दिशाओं में फैल जाती हैं। 7 रंग होते हैं प्रकाश के अंदर से, उसमें से कुछ एक आधा ही रंग फैल पाता है। और जब ये रंग फैल जाता है ना तो इसी घटना को प्रकिरण कहा जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो यानी कि हमने चारों टॉपिक समझ लिए हैं। अब परावर्तन में क्या था? प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अपवर्तन में क्या था? प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी हमेशा। और पूर्णांतिक परावर्तन में क्या था? ये अपवर्तन का ही विशेष रूप होता है। जब ये आई का मान बढ़ाते चले जाएं तो आर का मान बढ़ता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि प्रकाश अपवर्तित किरण जो है ना उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी को ही पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। इसके भी 2 नियम होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। आराम से आप देखना, समझ जाओगे। वीडियो को 2-3 बार देखोगे आराम से समझ जाओगे। अब प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन में क्या होता है? जहाँ पर धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण मौजूद हों, वहाँ पर प्रकाश के अंदर से ना प्रकाश जब आता है तो उसमें से कोई भी एक रंग सब दिशाओं में बिखर जाता है, जिसको प्रकीर्णन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है। क्यों? आप जानते हैं आसमान बैगनी, नीला कह लो, बैगनी कह लो ना। आसमान बैगनी होता है, ये नीला होता है, और समुद्र नीला होता है ना। इनका ही रंग सबसे ज़्यादा, ये इसी रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है क्योंकि ये रंग सब जगह फैला हुआ है। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बस इतनी सी बात आपको जाननी है। तो आइए, जो हमारा मेन टॉपिक था कि हम प्रश्न को देखते ही कैसे हल कर पाएंगे, अब उस पर आते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कहीं से भी चमक हमारी आंखों पर पड़े, यानी कि प्रकाश की किरण शीशे से टकराकर या दर्पण से टकराकर हमारी आंखों पर आए, तो वहाँ परावर्तन होगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आते हैं अपवर्तन से हमारे पास क्वेश्चन। जैसे कि कहीं पर भी कोई वस्तु अपनी जगह से हटी हुई हो या तिरछी हो या कभी आ रही हो कभी ना आ रही हो। देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों अपनी मेरी बात को। जब भी कोई वस्तु अपनी जगह से हटी हुई नज़र आए, या वो कभी आ रही है या कभी नहीं आ रही है, यानी कि जब भी कोई वस्तु अपनी जगह से अपनी मूल जगह पे ना हो, तब वहाँ पर अपवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों? जैसे द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, यानी कि वो अपनी जगह नहीं है, हट गई अपनी जगह से, तभी तो टेढ़ी दिखाई दे रही है। जैसे तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो तारे टिमटिमाते नज़र क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तारों का प्रकाश हमारी आंखों तक कभी पहुंच पा रहा है और कभी नहीं पहुंच पा रहा है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो यानी कि कभी पहुंच रहा है तो कभी नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, तो इसमें भी अपवर्तन होगा। क्योंकि सूर्य है नहीं फिर भी दिखाई दे रहा है, अपनी जगह से हटा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है फिर भी। पानी से भरे बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अपनी जगह पे नहीं है, वो हट गया अपनी जगह से। तो इसमें क्या हुआ? इसमें भी पूर्ण वो अपवर्तन हो गया। ठीक है दोस्तों? जल के अंदर जो मछली होती है वो अपनी गहराई से थोड़ी ऊपर नज़र आती है। क्यों नज़र आती है? क्योंकि वहाँ पर अपवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों? जब भी चमक की बात चलेगी, चमक में हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना,
जल में पड़ी परतनली का चमकना, है ना, कांच में पड़ी दरार का चमकना। तो जितने भी ये है चमक की बात चलेगी तो हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है, चमक में हमेशा ये लगाना है। और जब भी रंग की बात चलेगी, जैसे आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, सिंबल सड़क में सिंबल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, जब भी रंग की बात चलेगी, सूरज डूबते समय उगते समय लाल दिखाई देता है। जब भी रंग की बात चलेगी तो हमेशा आपको प्रकीर्णन पे ही उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप ये वाली बात को। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न जिसको आप देखते हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? जगमगाने का मतलब चमक की तो बात चल रही है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो समझ गए होंगे इसका भी आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अगला देखिए, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, ये भी समझ गए होंगे आप इसको भी। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला, यानी रंग की बात चली अब की बार, तो जब भी रंग की बात चलेगी तो प्रकीर्णन पे ही आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में आया था। तो देखिए दोस्तों, आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। और देखिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है दोस्तों। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे इस वाली बात को। और देखिए, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, लाल की बात चल रही है, रंग आ गया यहाँ पर। तो जब रंग आ गया तो आप समझ गए होंगे आपको कौन सा प्रश्न का उत्तर देना है। आपको ये देना है बी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।